जुडिशरी चल रहा था, ठीक है। जुडिशरी में हमें स्टार्टिंग करना था बेटा इस चैप्टर में। जुडिशरी में हमें स्टार्टिंग करना था, फर्स्ट यही से स्टार्ट करना है। यही से स्टार्टिंग थोड़ा बहुत हम लोग समझ चुके थे, बट यहाँ से हेडिंग से स्टार्ट करते हैं। आप लोग बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन करके दिमाग लगाकर अपना पढ़िएगा। जो हमने पिछला बताया हुआ है उसको दिमाग में जरूर रखिएगा। सर ने लास्ट टाइम में कल क्या बताया था और उसके आगे समझना है। देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे सर एग्जाम में। जिस दिन हाफ ईयरली एग्जाम होता है या एनुअल एग्जाम होता है, तो उसमें अगर रिटन एग्जाम की बात करते हैं, कभी कभी रिटन के लिए अभी तो मान लीजिए आपको ऑनलाइन एग्जाम होने जा रहा है, तो उसमें तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे, है ना। ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे और उसी में आपको टिक करना पड़ेगा, है ना। यस नंदिनी। सर अर्पिता बोल रही है हम अपना वीडियो ऑन किए, सर ऐड कर लीजिए। नहीं, पहले जब हमने कहा था बेटा तब नहीं हुआ था, क्लास नहीं कर सकते। बोल दीजिए नेक्स्ट कॉल कर रही है हमें, नेक्स्ट डे से क्लास लीजिएगा। तो ओके सर। इसमें है व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी, कोर्ट्स टेक डिसीजन ऑन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ केसेस। तो इसको हम समझा ही था। अब देखिए आंसर है आपका स्टार्ट हो रहा है। अब आंसर आपको लर्न करना है, तो क्यों ना अभी से आप लोग ध्यान से सुन लें, तो आपको अभी लर्न हो जाए। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, कि क्वेश्चन आएगा आपको लर्न करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप अभी से समझते भी जाएं, लर्न भी करते हैं। तो आप क्या लिखते हैं इसमें आंसर में कि जुडिशरी का क्या रोल है। मैंने बताया था कि आपके गवर्नमेंट के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका लेजिस्लेचर वाला पार्ट, दूसरा होता है आपका एग्जीक्यूटिव और थर्ड नंबर होता है आपकी जुडिशरी। तो अब हम इसमें दोनों समझ चुके हैं। लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट पढ़ चुके हैं, एग्जीक्यूटिव बीच बीच में पढ़ते रहते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में हमारे प्रेसिडेंट भी आते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं, मिनिस्टर्स भी आते हैं। ये जो कुछ भी है एग्जीक्यूटिव जो पार्ट होते हैं, नेता जो नेता बनते हैं, मंत्री बनते हैं, ये सब हमारे एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं। टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। परमानेंट में हमारे डीएम है, ये आ जाते हैं, है ना। तहसीलदार है, ये आ जाते हैं, पुलिस ऑफिसर है, ठीक है ना, कमिश्नर है, ये सब हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के टाइप होते हैं। ये मैंने आपको बताया हुआ था। लास्ट हमारा है जुडिशरी। जुडिशरी हमारा क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपसे पूछेंगे क्या है, तो आप बताएंगे कि सर जुडिशरी। क्या बताएंगे आप, जुडिशरी। क्योंकि जुडिशरी एक ऐसा आप कह सकते हैं न्यायपालिका एक ऐसा ऐसी व्यवस्था है, ऐसा स्ट्रक्चर है कि आप याद रखिए कि अगर लेजिस्लेचर ने कोई कानून बनाया है, ध्यान दीजिएगा, लेजिस्लेचर ने अगर कोई कानून बनाया है, कोई नियम बनाया है, जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट एग्जांपल पढ़ते हैं, तो पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून को कौन रद्द कर सकता है। आपको सीधे सीधे आंसर मालूम होना चाहिए कि जुडिशरी रद्द कर सकता है। जुडिशरी में भी कौन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं कर सकते। ये केवल सुप्रीम कोर्ट को अलग से अथॉरिटी दी गई, क्योंकि देश का सबसे बड़ा कोर्ट होता है, देश का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। तो ये आप लोगों को अभी तक कोर्ट के बारे में केवल इतना ही सुनते होंगे, सुने होंगे कि जैसे कोई किसी का मर्डर कर दिया, कोई किसी को कुछ हो गया तो फांसी देने का काम, ये सारा काम कोर्ट करता है। अभी तक आप लोग इतना ही जानते हैं, लेकिन कोर्ट के इससे कहीं ज्यादा आपको काम मालूम होंगे इस चैप्टर में। इस कोर्ट और क्या क्या काम कर सकता है। तो पहला काम तो मैंने आपको यही बता दिया कि अगर कोई कानून बना है, पार्लियामेंट से कोई कानून बना है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है, जुडिशरी सिस्टम यानी जुडिशरी सिस्टम का पार्ट सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि इस बने हुए कानून से, इस बने हुए रूल्स से किसी भी भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उनके फंडामेंटल राइट्स क्या हो रहे हैं, वायलेट हो रहे हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, यानी संविधान में जो आर्टिकल्स हैं, जो नियम बने हुए हैं, उसके नियमों का उल्लंघन कर रहा है। कौन कर रहा है, पार्लियामेंट में बना हुआ कोई अगर नया नियम संविधान के बने हुए नियमों को उल्लंघित करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होता है कि वो उस बने हुए कानून को सीधे रद्द कर सकता है, सीधे तौर पर रद्द कर सकता है। उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं। एक बार पूछ सकता है ना, पार्लियामेंट को सलाह दे सकता है ना, आदेश दे सकता है कि आप एक बार देख लीजिए, अदरवाइज सीधे सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर सकता है। तो इतनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी पावर, इतनी क्षमता है, आप ये जान सकते हैं कि जुडिशरी के पास कितना पावर है। अब आप यही से समझ सकते हैं कि देश की जो लेजिस्लेचर है, जो देश के लिए कानून बना रही है, संविधान पार्लियामेंट जो कानून बना रही है, उस बने हुए कानून को सीधे तौर पर रद्द करने का अधिकार किसको दिया गया, जुडिशरी को दिया। क्यों, क्योंकि इसको क्या हिंदी में बोलते हैं, न्यायपालिका बोलते हैं ना। न्याय, अगर न्याय नहीं हो रहा है, उस बने हुए कानून के साथ न्याय नहीं हो रहा है, संविधान की व्याख्या नहीं हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास राइट है, अधिकार किसी तरह कर सकते हैं। आइए इन्हीं सब चीजों को हम इसमें पढ़ते हैं।
ठीक है, देखिए ये सब चीजें हमने कल पढ़ा था कि कोर्स क्या क्या डिसीजन ले सकता है। इसमें हम लोगों ने नो टीचर कैन बीट स्टूडेंट्स वाला मैटर पढ़ा था, स्टेयरिंग ऑफ रिवर वाटर वाला मैटर पढ़ा था, है ना, पर्टिकुलर क्राइम वाला पढ़ा था कि अगर जो जिस तरह का क्राइम करेगा उसको उसी तरह का पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, अब इनके कामों को डिवाइड किया गया है। एग्जाम में व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी पूछा जाता है तो भी आपको यही बताना है, याद रखिएगा। दो तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, क्वेश्चन दो तरह से घुमा के पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन तो बनता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी, तो भी आपको यही राइट करना है, यही प्री हेडिंग, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर डाल लीजिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन बनेगा आपसे कि व्हाट इज द वर्क ऑफ द जुडिशरी, व्हाट इज द वर्क ऑफ द जुडिशरी, तो भी आपको यही आंसर है। तो याद रखिए, चाहे रोल पूछा जाए चाहे वर्क पूछा जाए, आंसर वही होता है। रोल पूछा जाए भाई जुडिशरी का क्या रोल है तो वही तो बताएंगे ना कि उसका क्या वर्क है। तो चाहे वर्क पूछा जाए चाहे रोल पूछा जाए चाहे फंक्शन पूछे जाए, आपको यही आंसर देने हैं। तो पहला काम क्या होता है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। पहला काम क्या होता है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होता है। ठीक है ना, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मतलब क्या है, डिस्प्यूट का मतलब ये होता है विवादों का निपटारा। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मतलब होता है विवादों का निपटारा। अब देखिए, द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स। सीधे सीधे आंसर आपको मालूम हो गया होगा। जुडिशियल सिस्टम मतलब न्याय का सिस्टम, यानी कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट में चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, स्टेट लेवल पे चाहे हाई कोर्ट हो, कंट्री लेवल पे चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, ये तीनों ही कोर्ट अलग अलग लेवल पे, इनको पूरा जुडिशियल सिस्टम बोला जाता है। इन्हीं को पूरा जुडिशियल सिस्टम बोला जाता है। और ये जो जुडिशियल सिस्टम है ना, प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट। हमें हम लोगों को प्रोवाइड करता है एक मैकेनिज्म। कल मैंने मैकेनिज्म का मतलब आपको बताया था, एक ढांचा प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर, कि डिस्ट्रिक्ट वाले पहले डिस्ट्रिक्ट में अपनी प्रॉब्लम को सुलझा लें, फिर उसके बाद स्टेट में आए, अगर वहां न सुलझे तो प्रदेश की सबसे बड़ी अदालत में जाएं, सबसे बड़ी कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो सिस्टम बना हुआ है इसी को बोलते हैं मैकेनिज्म। यानी आप सबसे पहले कहां जा सकते हैं, आप सबसे पहले जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आप सबसे पहले जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद जाएंगे आप स्टेट कोर्ट। स्टेट कोर्ट में क्या कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट सबसे बड़ा, ठीक है ना, स्टेट लेवल पे होता है ये। स्टेट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, ठीक है ना। तो सेशन कोर्ट भी बोलते हैं, तो हम सेशन कोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और सबसे ऊपर क्या होता है, तो सुप्रीम कोर्ट। सबसे ऊपर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। ये किस लेवल पे होता है, ये कंट्री लेवल पे, ये कंट्री लेवल सुप्रीम कोर्ट। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म। इसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, जुडिशियल सिस्टम का मैकेनिज्म बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म। अब कोई डिस्ट्रिक्ट का पर्सन है, कोई डिस्ट्रिक्ट का व्यक्ति है, तो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, पहले वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। जब यहाँ पे मामला कोई सुलझ नहीं रहा है, कोई निर्णय नहीं आ रहा है, और यहाँ से मामले को पास किया जाएगा, तो फिर ये डिस्ट्रिक्ट उसी स्टेट, ये डिस्ट्रिक्ट जिस स्टेट का है, ये डिस्ट्रिक्ट जिस स्टेट का है, जैसे मान लीजिए चित्रकूट है, तो चित्रकूट मान लीजिए इधर आपका किस स्टेट का, उत्तर प्रदेश का है, तो उत्तर प्रदेश वाले हाई कोर्ट में जाएगा, उत्तर प्रदेश वाले हाई कोर्ट में जाएगा। और ये हाई कोर्ट हर प्रदेश के हाई कोर्ट, हर प्रदेश में हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है, वहां जाएगा। और इसके बाद फिर स्टेट लेवल पे मान लीजिए हाई कोर्ट में भी उस मामले को संतुष्टि नहीं मिली, दो पक्षों में विवाद होता रहा, एक पक्ष संतुष्ट हो गया कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा डिसीजन आया है, जज साहब को बहुत अच्छा डिसीजन आया है, हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया है, ठीक है, वो तो खुश हो गए। लेकिन दूसरा पक्ष खुश नहीं हो रहा है, तो फिर वो कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। तो देश की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। क्लियर है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म। यही है आपका मैकेनिज्म, ठीक है। जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट, दैट मीन ये डिस्प्यूट किनके बीच में सुलझाता है, याद रखिएगा, अंडरलाइन करिएगा, किनके बीच में, सिटीजंस के, नागरिक के बीच में, नागरिकों के बीच में। जैसे दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, है ना, दो लोग आपस में झगड़े हो जाते हैं ना, कई झगड़ों की कोई मतलब कोई सिस्टम थोड़ी होता है, झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं अचानक से, है ना, दो लोग आपस में विवाद हो गए। और इसके बाद बिटवीन सिटीजंस एंड गवर्नमेंट,
कभी कभी लोगों के बीच में आपसी झगड़े होते हैं तो वो भी कोर्ट में सुने जाते हैं। कभी कभी लोगों के बीच में और सरकार के बीच में झगड़े हो जाते हैं। मान लीजिए कोई व्यवस्था है, आप पुलिस वालों से ही लड़ गए, सरकार से ही लड़ गए, स्टेट गवर्नमेंट से ही लड़ गए, धरने पर बैठ गए, तो आप सरकार और लोगों के बीच के झगड़े भी कहाँ सुने आएंगे, वही सुने जाते हैं। इसके अलावा बिटवीन टू स्टेट गवर्नमेंट्स, दो राज्यों के बीच में झगड़े हो गए, है ना, मान लीजिए यूपी और बिहार के बीच में हो गया, है ना, बिहार और राजस्थान के बीच में हो गया। हालांकि इतना दूर नहीं होता, जो बाउंड्री लाइन पे होते हैं ना, जो स्टेट एक दूसरे स्टेट से जुड़े होते हैं, झगड़े ज्यादातर उन्हीं के बीच में होते हैं। अब ऐसा झगड़ा नहीं होगा कि पंजाब वालों का झगड़ा कहाँ से हो जाएगा, तमिलनाडु वालों से हो जाएगा, ऐसा झगड़ा नहीं होगा। पंजाब सबसे ऊपर है भारत में, है ना, देखते हैं आप, तमिलनाडु नीचे भारत, तमिलनाडु के आसपास वाले जो स्टेट होंगे उनके बीच में लड़ाई होगी, पड़ोसी आपस में लड़ाई करते हैं ना। बिटवीन टू स्टेट्स, अगर दो गवर्नमेंट्स के बीच में लड़ाई हो गई, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, है ना, तो भी मामला कहां पहुंच जाता है, कोर्ट में पहुंच जाता है। बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, कभी कभी होता है कि केंद्र की सरकार से, यानी देश की जो सरकार है, दिल्ली में जो बैठी सरकार है, केंद्र की सरकार है, कभी कभी उससे ही झगड़ा हो जाता है। जैसे भी वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल का झगड़ा आए दिन होता ही रहता है ना, वेस्ट बंगाल का झगड़ा जो है केंद्र सरकार से होता रहता है। तो ऐसे मामले जब ज्यादा बढ़ जाते हैं तो इन मामलों को कहां सुना जाएगा, इन मामलों को सीधे सीधे कोर्ट में सुना जाएगा। तो ये पहला काम हो गया, आई होप आपको याद भी हो गया होगा। दूसरा जो वर्क है आपका जुडिशियल रिव्यू, दूसरा वर्क है आपका जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है? जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि कभी कभी कोर्ट को लगता है, देखिएगा, जुडिशियल का मतलब क्या है कि जो न्यायपालिका है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, वो क्या कर सकता है, वो संविधान का, अच्छा एक क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान की सही व्याख्या कौन करता है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन की सही व्याख्या कौन करेगा। मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कठिन कठिन शब्द हैं, कठिन कठिन वर्ड हैं, कभी कभी क्या होता है, लोग उसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन उसके हिसाब से उसको फॉलो नहीं कर पाते और मामला पहुंच जाता है कोर्ट में। तो याद रखिए, कोर्ट की सही व्याख्या करने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट व्याख्या नहीं करेगा कॉन्स्टिट्यूशन की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट व्याख्या नहीं करेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के पास राइट नहीं है, ठीक है ना। किसके पास है राइट? सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि अगर संविधान में लिखी हुई कोई बात है तो उसकी सही व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, और वो जो व्याख्या कर देगा वही मानी जाएगी। तो इसी वही लिखा है इसमें, एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता माना जाता है। अंडरलाइन करिएगा, अगर आपसे फाइनल इंटरप्रेटर कहा जाता है, फाइनल इंटरप्रेटर का मतलब ये कि अंतिम व्याख्याकर्ता यही है। द जुडिशरी आल्सो हैज पावर, जुडिशरी के पास पावर भी होता है टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया कानून जुडिशरी के द्वारा स्ट्राइक डाउन किया जाता है, हटाया जा सकता है, सीधे हटाया जा सकता है। अब सोचिए कि पार्लियामेंट के पास ज्यादा पावर है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा पावर, जुडिशरी के पास ज्यादा पावर, तो पावर दोनों के पास है, लेकिन अंतिम शक्ति किसको दी गई है? अंतिम शक्ति आपके जुडिशियल सिस्टम को दी गई है, न्यायपालिका को दी गई है, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट्स को दी गई है। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान का, जो भारतीय संविधान में, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये सारी बातें हैं, हम उन्हीं के अंदर ही सारी बातें पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि देश की व्यवस्था अच्छी रहे, है ना, देश के लोगों को अपनी न्यायपालिका पर भरोसा रहे, देश के लोगों को भरोसा रहे कि नहीं अभी एक न्याय का मंदिर है, अभी एक न्याय का मंदिर है, जस्टिस का एक मंदिर है। जैसे भगवान का एक फैसला होता है, लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं, वैसे लोगों को विश्वास होता है कि ईश्वर की तरह कि हमें अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हमें अंतिम रूप से सुप्रीम कोर्ट से न्याय जरूर मिलेगा, और इसीलिए लोग अंतिम लड़ाई लड़ते चले जाते हैं, ठीक है ना। इफ इट बिलीव्स, तो ये पार्लियामेंट वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये लाइन अपने आप में, दोनों लाइन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये लाइन और जस्ट ऊपर वाली लाइन, छोटी छोटी लाइनों में आपका बहुत इंपॉर्टेंट बात, पहले ये लाइन अंडरलाइन करिए और इसके बाद फिर इसको अंडरलाइन कि जुडिशरी क्या कर सकती है, पार्लियामेंट बनाए गए कानून को स्ट्राइक डाउन कर सकती है, लेकिन कब? फर्जी तरीके से नहीं कि पार्लियामेंट कोई नियम कानून बना रही है, सुप्रीम कोर्ट लगा कि नहीं अच्छा नहीं है तो चलो इसको हटा देते हैं, ऐसा नहीं। तभी हटा सकती है जब पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून संविधान की सही व्याख्या न कर रहा हो, कॉन्स्टिट्यूशन की सही व्याख्या न कर रहा हो। आगे दिया है ना, if it believes that there are a violation of basic structure of the constitution, this is called a judicial review, और इसी को क्या कहा जाता है? जुडिशियल रिव्यू। अच्छा, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा,
एक नंबर का क्वेश्चन हाफ ईयर एग्जाम में या एनुअल एग्जाम में मान लीजिए एक नंबर क्वेश्चन आता है, तो सीधे सीधे एक पूछा जाएगा व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, तो बस आपको यही आंसर देना है, आपको यही, दिस इज कॉल्ड द जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है रिव्यू करने का अधिकार, यानी पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कानून है, उसको रिव्यू करने का अधिकार किसको है, सुप्रीम कोर्ट को। बाकी यहाँ हम लोग कुछ नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगा सुनेगा, उसको लगेगा कि नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आधारभूत संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको छेड़खानी कर रहा है, तो फिर सीधे सीधे उसको क्या कर देगा, हटा देगा। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, आप लोगों के लिए नई चीजें हैं, इसलिए मैं बहुत ही एक लोअर लेवल से मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। लास्ट वर्ड देखिए, अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अपहोल्डिंग द लॉ का मतलब है कोई बने हुए कानून को क्या कर सकता है, अपहोल्ड कर सकता है। मान लीजिए कोई राज्य सरकार ने कोई कानून बना दिया, स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट तो कंट्री लेवल पे होता है ना, देश के लेवल, ये तो सभी राज्यों की देखरेख कर रहा है। मान लीजिए कोई राज्य ने अपने यहाँ कोई नियम बना दिया, लेकिन उसके द्वारा बनाए गए नियम से उस स्टेट के ही लोगों को समस्या हो रही है, तो भी सुप्रीम कोर्ट पूछताछ कर सकता है कि अरे भाई ये क्या बनाया हुआ, आपके राज्य की जो जनता है वो परेशान हो रही है, हटाइए इसको, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो रहा है इसमें, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी पहुंच सकता है, भारत का कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है। हाई कोर्ट इफ दे बिलीव, हाई कोर्ट इफ दे बिलीव, अगर हाई कोर्ट को ये कोई भी पहुंच सकता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है, वो वहां पहुंच सकते हैं। इफ दे बिलीव, अगर उनको लगता है कि देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड, अगर आपको लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं, तो आप उनको क्लियर है, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। अब ये जो कहानी है थोड़ा सा आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्लास का टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है यहाँ पे, तो हम लोग नेक्स्ट डे से इसको समझते हैं। थोड़ा पढ़िएगा यहाँ पे क्या है, मैं बता देता हूँ कि आर्टिकल 21 में राइट मिला हुआ था, है ना, लाइफ टू फ्रीडम का, जीवन जीने का अधिकार, और ये वायलेट हुआ था किसके द्वारा, वेस्ट बंगाल की जो सरकार थी, पश्चिम बंगाल की सरकार, वहां पर जो बना हुआ कानून था वो थोड़ा सही नहीं था। एक मजदूर की यहाँ पर है ना समस्या हुई थी, उसको घायल हुआ था, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने डांट फटकार लगाई वेस्ट बंगाल को कि आप ऐसा करो, जितना भी उसको नुकसान हुआ है सारा पैसा उसको, उस मजदूर को सारा पैसा, ठीक है ना, ये तो अच्छा नहीं होगा, हम सीधे आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो पश्चिम बंगाल ने फटाफट सारा जो पैसा रुपया था उस मजदूर को दिया था जो घायल हुआ, और प्राइमरी हेल्थ केयर भी, उसकी सुविधा भी, उसके बारे में कल हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा आप लोग, ठीक है। चलिए आज की क्लास